Hello and welcome to Eve for Education. This channel is for all students preparing for CSS, PMS, or competitive exams. The channel benefits the history, politics, and social sciences students equally. So if you still need to subscribe to our channel, subscribe now and press the bell icon. Subscribe, click the bell icon for recent updates on the channel, and don't forget to share with your friends so they can also benefit from it. Thank you. Let's start our today's lecture now. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज हमारी ऐसे की क्लास है और हम लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर चुके हैं सक्सेसफुली, और आई होप सो कि आपको इंट्रोडक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। किस तरह से आपका स्ट्रक्चर होगा, कितने वर्ड्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग बहुत डेप्थ में हम उस पर बात कर चुके हैं। आज हमारी जो क्लास है वो क्रंच पैराग्राफ की है। अगर आप आउटलाइंस में इसकी पोजीशन देखें तो सेकंड पैराग्राफ होता है आपके ऐसे के पेपर में। फर्स्ट पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन का होता है। इंट्रोडक्शन के बाद आपने टॉपिक को हिट करना होता है, टॉपिक को एलेबरेट करना होता है, डिस्क्राइब करना होता है अपने वर्ड्स में आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है स्पेसिफिकली उस टॉपिक को लेकर, एग्जामिनर को आपने बताना होता है। तो उसी पैराग्राफ को हम क्रंच पैराग्राफ कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को बहुत सारी कंफ्यूजन होती हैं कि क्रंच पैराग्राफ और इंट्रोडक्शन में क्या फ़र्क है। तो बेटा आज जो बच्चे इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं उनको तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। लेकिन जो बच्चे इंट्रोडक्शन जिन्होंने नहीं किया उनको मैं कोशिश करूंगी कि अगर मेरे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स है तो वो शेयर कर दूंगी उनके साथ, ताकि उनको भी क्लियर हो जाए कि इन दोनों में मेन जो डिफरेंस है वो क्या है। बेटा इनके वर्ड काउंट लिमिट का भी फर्क है, इनकी स्ट्रक्चर का भी फर्क है ओवरऑल। तो इंशाल्लाह वो आज आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हम देखते हैं क्रंच पैराग्राफ किस तरह से है। तो अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, आपका जो इंट्रोडक्शन था वो आपके ओवरऑल पूरे के पूरे ऐसे के बारे में था। उसमें आपने कॉजेज इफेक्ट्स मार्क नहीं कर सकते, उसमें आपने पूरे के पूरे ऐसे के बारे में बताना था जो आप आगे लिखने जा रहे हैं। वो आपका एक मिनी ऐसे था इंट्रोडक्शन। लेकिन आपका जो बॉडी पैराग्राफ, जो आपका क्रंच पैराग्राफ है, उसमें आपने पूरे के पूरे कह लें कि ऐसे के बारे में डिस्कस नहीं करनी। उसमें आपने कोई कॉजेज, कोई इफेक्ट, कुछ भी ऐसा नहीं बताना होता। उसमें आपने फैक्ट्स एंड फिगर से स्टेट अवे अपने टॉपिक के बारे में बात करनी है। आगे मैं आपको एग्जांपल्स के साथ भी दिखाऊंगी, ठीक है। अ प्रॉपर हेडिंग शुड बी रिटन फॉर दिस पैराग्राफ इन द आउटलाइन। मैंने आप लोगों को पहले ही दिखाया था प्रीवियस क्लास में कि हमारे पास 3 फिक्स हेडिंग होती हैं, एक इंट्रोडक्शन, एक क्रंच पैराग्राफ। क्रंच पैराग्राफ को ओवरव्यू पैराग्राफ भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन ये रिफ्रेजिंग करते हैं हम अपने गिवन टॉपिक की। जो टॉपिक हमें दिया गया होता है एग्जामिनेशन हॉल में, मतलब जो भी टॉपिक हम अपने लिए सिलेक्ट करते हैं उसी को हम रिफ्रेज करके क्रंच पैराग्राफ लिख देते हैं, ठीक है। और इसकी स्पेसिफिक हम हेडिंग देते हैं आउटलाइन में। ऐसा नहीं है कि हम हेडिंग्स नहीं देते, हेडिंग्स मेंशन होती हैं आउटलाइन में। उसके बाद हम देखते हैं द हेडिंग फॉर दिस पैराग्राफ में बी फॉर्म्ड बाय रिफ्रेजिंग द टाइटल। अगेन वही चीज आगे जो मैंने अभी आपको बताई है कि आपने क्या करना है, टाइटल को ही रिफ्रेज करना है और आपका क्रंच पैराग्राफ जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो भी हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या कह रहे हैं, इट गिव्स यू रैशनल सिग्निफिकेंस ऑफ द एसे। अब ये आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये आपको रैशनल सिग्निफिकेंस प्रोवाइड कर रहा है ऑफ द एसे बाय द इंटरप्रेटिंग द टॉपिक इन डिटेल। आप टॉपिक को डिटेल में, मतलब आप टॉपिक की फर्ज करो फेमिनिज्म के ऊपर आपके पास एसे आ गया, तो आप फेमिनिज्म की डेफिनेशन बताओगे। डेमोक्रेसी पे आ गया, डेमोक्रेसी की आप डेफिनेशन बताओगे, उसकी हिस्ट्री के प्रोस्पेक्ट बताओगे, फर्स्ट टाइम ये वर्ड यूज कहाँ पे हुआ। इस तरह से आप इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हो, ठीक है। उसके फ्यूचर में क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, ये आप स्पेसिफिकली टॉपिक को इंटरप्रेट कर रहे होते हो डिटेल के अंदर। फैक्ट्स एंड फिगर्स लाजमी साथ दे सकते हो तो देनी चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि ऐसे के पेपर में तो आप जितने फैक्ट्स एंड फिगर्स दें उतने ही अच्छा है आप सबके लिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारे पास आ जाते हैं दिस पैराग्राफ इज रिटन इन इमीडिएटली आफ्टर द इंट्रोडक्शन। ये तो आपको मैं बता चुकी हूँ ना कि इसकी जो पोजीशन है वो सेकंड पैराग्राफ है, और हमेशा इंट्रोडक्शन के बाद जो सेकंड पैराग्राफ है वो आपका मतलब आपके ओवरव्यू पैराग्राफ ही होते हैं, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि ये बच्चे का स्ट्रक्चर था, ये उसका रोड मैप है, और ये उसने टॉपिक को अंडरस्टैंड किया। और टॉपिक को जो उसने अंडरस्टैंड किया उसके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं एग्जामिनर को इन 2 पैराग्राफ से ही पता चल जाता है, ठीक है।
उसके बाद हम देखते हैं इट कैरीज द नेसेसरी स्टैटिस्टिक्स और डेफिनेशन। मैंने डेफिनेशन आपको बताया ना कि आपकी डेमोक्रेसी है, फेमिनिज्म है, कुछ भी है, आप कोई भी टॉपिक अटेम्प्ट कर रही हैं, आप ग्लोबल वार्मिंग अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसकी स्पेसिफिक डेफिनेशंस वगैरह जो है वो आप इस पैराग्राफ में देंगे, इंट्रोडक्शन में नहीं देंगे। इंट्रोडक्शन में बैन है, इंट्रोडक्शन में स्टैटिस्टिक्स भी नहीं देनी होती। हाँ, अगर आपने फैक्चुअल स्टार्ट करना है कि अगर आपके पास जो मैंने इंट्रोडक्शन आपको लिखवाने के मेथड्स बताए हैं और मैं बता चुकी हूँ इंट्रोडक्शन में कि आपने अगर फैक्चुअल स्टार्ट करना है तो फिर आप स्टैटिस्टिक्स वहाँ यूज कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है कि आप वहाँ पे कोई भी फैक्ट्स एंड फिगर्स यूज करें। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे आपने क्या देना है, यहाँ पे डेफिनेशन स्टैटिस्टिक के टर्म्स रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट द ऐसे टॉपिक मींस, कैसे कि जो टॉपिक का मतलब क्या है उसको इंटरप्रेट करने के लिए आप जो भी वहाँ पे मटेरियल प्रोवाइड करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। वो कोई कोटेशन भी हो सकती है, फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हो सकते हैं, और कोई आपकी रिसर्च हो सकती है किसी भी साइंटिस्ट की, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन पोस्ट देयर। दिस पैराग्राफ इज लिमिटेड टू एलैबोरेटिंग द टॉपिक, ये लिमिटेड है, इसमें आपने सिर्फ टॉपिक पे रहना है, आपने ऐसे पे नहीं जाना। अगर आप यहाँ पे भी आगे फर्दर डिस्कस करने वाले आप अपने कॉजेज इफेक्ट्स को डिस्कस करना शुरू कर देंगे तो आप मिक्स कर देंगे दोनों पैराग्राफ के स्ट्रक्चर को, तो ये लिमिटेड है। इसकी कुछ खास लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस क्या हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ टॉपिक को एलैबोरेट करेगा, इट डज नॉट स्टार्ट द ऐसे डिस्कशन आर्गुमेंट्स। यहाँ पे आपने ऐसे के डिस्कशन आर्गुमेंट स्टार्ट नहीं करने, वो आप नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ में करेंगे। दैट इज डन इन द नेक्स्ट पैराग्राफ मीन्स बॉडी पैराग्राफ। वो काम आप यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं। हर एक पैराग्राफ का एक स्ट्रक्चर है, अगर आप हर एक पैराग्राफ को सेपरेटली डील करेंगे तो ऐसे करना बहुत आसान हो जाएगा। अब हम इनकी कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे ताकि आपको क्लियरली आइडिया हो जाए कि बॉडी पैराग्राफ होता क्या है एक्चुअली। आफ्टर दैट स्क्रॉल डाउन करें, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपके सामने एक टॉपिक गिवन है, वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान। अच्छा, यहाँ इससे पहले आप लोगों को इसकी बेसिक जो मैंने अभी आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप क्वेश्चन चैट में लिख सकते हैं। नरगिस, आबदा, इरफान, बेटा जो भी मैंने बेसिक आप लोगों के साथ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो क्लियर हैं? साथियों सो तो नहीं गए हो? नहीं मैडम, क्लियर है। ओके, ठीक है। आज अभी मैं आप लोगों को इसका जो है वो एक फॉर्मेट दिखाने लगी हूँ। अच्छा, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट कि इसकी वर्ड काउंट लिमिट कितनी होगी। आपको मैंने इंट्रोडक्शन का भी बताया था 220 to 250 आपके पास वर्ड काउंट लिमिट होती है, और मैं जो आपको ऐसे का पैटर्न करवा रही हूँ CSS के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ। आपने इसको PMS या अपने वन पेपर का कोई भी 50 मार्क्स का 30 मार्क्स का ऐसे अटेम्प्ट करना है तो उसके हिसाब से खुद से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल आपके पास एक वर्ड लिमिट है आपके ओवरव्यू पैराग्राफ की, वो 100 to 120 वर्ड्स है। ये बहुत जरूरी है। अगर आप वर्ड काउंट लिमिट के ऊपर अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में ये वर्ड काउंट करने ही नहीं पड़ते हैं। आपको पता होता है कि आपका एक पैराग्राफ इतने वर्ड्स में ही प्रैक्टिस हुआ है, और वो आप कभी भी अपने वर्ड काउंट लिमिट को जो है इग्नोर भी नहीं करेंगे। आपका ऐसे कभी भी एग्जामिनर की डिमांड से कम नहीं होगा। अगर आप मेरे दिए हुए वर्ड काउंट लिमिट के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं तो इंशाल्लाह उसकी 2500 to 3000 आपके वर्ड्स हैं, तो इससे ऊपर ही आप लोगों का मतलब इसके बिटवीन होता है 2500 प्लस आपके ऑटोमेटिकली वर्ड्स बन जाएंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे आपको गिवन टॉपिक को किस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, द क्राइसिस सिचुएशन ऑफ वाटर इन पाकिस्तान। द क्राइसिस सिचुएशन आप कर सकते हैं, द प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, कुछ भी आप लोग जो भी आपको बेहतर लगता है, मतलब बेसिक से बेसिक भी आप रिफ्रेजिंग करना चाहें ना तो वो भी आप कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई हाई फाई वोकेबलरी की यहाँ पे जरूरत नहीं है।
हाँ, आउटलाइन के अंदर मैं अपने बच्चों को रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग थोड़े अच्छे वर्ड्स यूज करें ताकि अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, लेकिन एग्जामिनर की डिमांड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द क्राइसिस सिचुएशन रिलेटेड टू वाटर इज डिफाइंड बाय आर यूएनडीपी रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है। जब आप लोगों ने अपने एग्जाम्स में रेफरेंस देना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, और यूएनडीपी को आप ब्रैकेट में लिख दें और इसकी फुल फॉर्म साथ साथ में लिखा करें। रिपोर्ट 2018 which shows that by 2023 पाकिस्तान विल बिकम अ वाटर स्कार्स कंट्री इन 1957। अच्छा, अब ये आप देखें हिस्ट्री का बैकग्राउंड। पहले उन्होंने रिसेंट रिपोर्ट के बारे में बात की करनी है आपने, उसके बाद आपने हिस्ट्री का बताना है कि 1957 में पाकिस्तान यूज्ड टू हैव 5000 मिलियन एकड़ फीट MAF। 1957 में पाकिस्तान के पास जो वाटर की रिसोर्सेज थे वो कितने थे? 5000 पर एकड़ फीट MAF per capita water which shrunk to 1089 MAF in year 2012। 2012 में वो श्रिंक होकर सिर्फ और सिर्फ 1089 पर कैपिटा रह गया। तो आप खुद देख सकते हैं कि कितने रैपिडली जो है इनमें कह सकते हैं आपके शॉर्टेज आई है या इनके क्राइसिस में किस तरह से दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। 1089 कहाँ पे है? आप लोग इसका बेसिक डिफरेंस जो है वो खुद से एनालाइज भी कर सकते हैं। 5000 कहाँ पे है और 1089 कहाँ पे है। Statistics in 2018 showed that Pakistan had only 1057 MAF by 2023। अब ये उन्होंने प्रेडिक्शन कब की थी? 2018 में, कि पाकिस्तान के पास 1057 MAF रहेगा सिर्फ और सिर्फ एज पर कैपिटा। पर कैपिटा मतलब बेटा फी इंडिविजुअल की बात होती है कि हमारी इंडिविजुअली जो हम जो है पानी इस्तेमाल करते हैं उसकी पर कैपिटा वाटर अवेलेबल। दिस वाज एक्सेप्टेड टू फॉल बिलो 1000 MAF बाय 2023। मतलब ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कह रहे हैं ये भी ज्यादा हैं, हम 1000 से भी नीचे जो है वो फॉल करेंगे 2023 में। व्हेन पाकिस्तान वुड हैव बीन डिक्लेयर्ड अ वाटर डेफिशिएंट कंट्री, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो डिक्लेयर हो चुका है क्या? वाटर डेफिशिएंट कंट्री। हाउएवर द स्टैटिस्टिक्स ऑफ अक्टूबर 2021 बाय यूएनडीपी, आप बता रहे हैं रिसेंटली, जो मोस्ट रिसेंटली आपके पास होगी, अभी भी होगी, हर साल पब्लिश होती है। रिसेंटली आप देख लें 2023 की रिपोर्ट में वो क्या कह रहे हैं, तो वो भी आपने करनी है, ठीक है। अभी जो इन्होंने लास्ट में ली है वो है जी 2023 की, कि वो क्या कह रहे हैं, इंडिकेट द होरिंग सिचुएशन दैट पाकिस्तान हैज ऑलरेडी क्रॉस द देयर शोर्स एंड वाटर अवेलेबिलिटी हैज फॉलन टू ओनली 880 MAF। हम कह लें मोस्ट वर्स्ट कंडीशन में ऑलरेडी फॉल कर चुके हैं, पहुंच चुके हैं। इससे ज़्यादा बुरे हालात पानी की जो है वो क्राइसिस में, वाटर क्राइसिस में हो ही नहीं सकते कि हमारे पास जो इस वक्त पर कैपिटा MAF की रेंज है वो सिर्फ 880 है। दिस क्लियरली शोज दैट पाकिस्तान इज गोइंग टू फेस वाटर स्कार्सिटी व्हिच would prove to be a major crisis and extensional threat for the country। I don't think so कि किसी को भी इसका पैटर्न इंट्रोडक्शन के साथ मैच करता हुआ लग रहा है। अच्छा, इसकी मैंने आप लोगों के साथ ना आउटलाइंस भी बनवाई थी, हायर एजुकेशन पे मैंने आप लोगों की आउटलाइंस भी बनवाई थी, तो ये थोड़ा आप लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। हायर एजुकेशन इज फेसिंग प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर्स रेमेडीज, ठीक है। हाँ बिल्कुल नरगिस, आई नो, आई हैव एनी आइडिया कि आप लोगों के मैं जो काम करवाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि सारे लिंक मेरे। अब यहाँ पे देखिएगा, द रोल ऑफ हायर एजुकेशन इन एनी कंट्री इज टू प्रिपेयर द यूथ टू कंट्रीब्यूट द नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ। वो कह रहे हैं एजुकेशन पहले जरूरी क्यों है, ये बताना वो चाह रहा है कि जो हायर एजुकेशन है ना वो क्या करती है, वो आपकी यूथ को प्रिपेयर करती है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। सिंपल। डिग्री क्यों लेते हैं आप लोग? तो हमारे पाकिस्तान में तो अनफॉर्चुनेटली सबसे ज़्यादा ये कह लें कि फिनोमिना है कि हम डिग्री लेते हैं जॉब के लिए। अगर आप लोग डिग्री कुछ कैपेबल कह लें ना, कुछ कैपेबिलिटीज अपने अंदर इनहेंस करने के लिए लेते हो ना, तो जॉब आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती है। आजकल क्या है, हम डिग्रीज तो ले लेते हैं लेकिन हमारे अंदर वो कैपेसिटी जो है वो हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, कुछ अपने अंदर स्किल्स जो हैं वो नहीं अडॉप्ट कर पा रहे होते जो रिक्वायर्ड हैं हमारी जॉब से रिलेटेड। वो तो डिग्रीज लेने के बाद हमें अंदाजा होता है कि हमने क्या करना था और क्या क्या मतलब हमारे पास जो मार्केट में कह लें अवेलेबिलिटी जॉब्स हैं वो किसी और डिपार्टमेंट की होती हैं और डिग्री हमने किसी और डिपार्टमेंट की है, कैरियर काउंसलिंग की कमी की वजह से। खैर वो एक अलग डिबेट है।
अभी हम देखते हैं कि हमारे पास हायर एजुकेशन क्या करती है, आपके यूथ को प्रिपेयर करके वो कंट्रीब्यूट कर सके आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ में. However, in Pakistan, the higher education is facing several such issues due to which it is unable to train the national human resource properly. मीन्स के वो कह रहे हैं कि बहुत सारे इश्यूज जो है वो हायर एजुकेशन फेस कर रही है. किसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके पास जो आपकी यूथ है ना उसको उस तरह से मैनेज नहीं किया जा रहा, ठीक है, प्रॉपरली वो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज नहीं कर रही, यूज नहीं कर पा रही. आपको पता है चाइना की भी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी और उसने अपनी पॉपुलेशन को ही अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना के यूज किया और आज कह लें कि दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी में जो है वो इंक्लूड है. आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ कैसे बनाते हैं. उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे किस तरह से इसको आगे डिस्क्राइब किया है कि आपके पास है जी इंस्टेड ऑफ इंस्टिलिंग दैट स्किल रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब इन पाकिस्तान हायर एजुकेशन. राहु बेटा अपना जो है कैम ऑफ करो. ओके अभी हम देख रहे हैं बच्चे यहाँ पे इंस्टेड ऑफ इंस्टिलिंग द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब इन पाकिस्तान हायर एजुकेशन इज जस्ट फोकसिंग ऑन क्रैमिंग बेस्ड एग्जामिनेशन सिस्टम विदाउट एनी फोकस ऑन क्रिटिकल एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पाकिस्तान में क्या है, क्रैमिंग बेस्ड एजुकेशन को जो है वो प्रमोट किया जाता है. हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो क्रैम बेस्ड है. आप लोग देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज लेवल पे भी आपको कहा जाता है कि आप ये नोट्स तैयार कर लें और इसमें से आप पढ़ के आप एग्जाम्स में पास आउट कर लेंगे. कुछ भी क्रिटिकल एनालिटिकल स्किल्स के ऊपर काम नहीं करवाया जाता. जब आप लोग इधर सीएसएस में आते हैं फिर आपको पता चलता है कि आपको लिखना है और आपको खुद से लिखना है. और जब आपको खुद से लिखने को कहा जाता है तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो खुद से एक एप्लीकेशन भी नहीं लिख पाते. और आई होप सो कि आप सब मेरे साथ एग्री करेंगे. ऐसा ही है, एक एप्लीकेशन भी जो आपने किताबों में नहीं पढ़ी अगर आपको लिखने को दे दी जाए तो आप लोगों के लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है. ठीक है इरफान जी बच्चे आपका क्या क्वेश्चन है? नहीं मैडम वो क्लियर हो गया क्लियर. ठीक है अच्छा यहाँ पे मैं बात कर रही थी आपके पास कि आप लोगों को क्रिटिकल एनालिटिकल स्किल्स नहीं सिखाई जाती. इवन के यूनिवर्सिटी लेवल पे भी बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं. अब आके थोड़ी अवेयरनेस आ रही है लेकिन अभी भी उस लेवल पे नहीं है जहाँ पे हमें होना चाहिए था. तो आपने इन चीज़ों पे खुद से काम हम करना पड़ता है शुरू से, बल्कि स्टार्ट से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है. जब हमारे यूनिवर्सिटी से पास आउट करने के बाद बच्चे सीएसएस की साइड पे आते हैं तो फिर उन्हें स्टार्ट से हर चीज़ को देखना पड़ता है. इसलिए थोड़ा सा सीएसएस आप लोगों को मुश्किल लगता है. उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास क्रिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ क्राइमिंग बेस्ड है. बस रट्टा लगाओ और पास करो. एग्जाम पास करना होता है. हमारा मोटिव जो है ना वो सिर्फ गोल वो एग्जाम पास करना होता है, कुछ सीखना नहीं होता. और जब आपका मोटिव सिर्फ एग्जाम पास करना है ना तो बेटा वो चीज उतनी वर्थफुल नहीं होगी आपके लिए जितनी होनी चाहिए. आपसे 2 साल बाद आपकी डिग्री का कोई क्वेश्चन किया जाएगा आपको नहीं आएगा क्योंकि आपने तो सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ा था ना, आपने समझ के तो पढ़ा ही नहीं. तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारे यूनिवर्सिटीज से पास आउट हुए स्टूडेंट्स का मोस्टली यही हाल है. और मैंने खुद से काफी स्टूडेंट्स को चेक भी किया इस तरह से, यही सब कुछ ऐसा ही है. In this way, although Pakistani youth has academic degrees, most of them lack of skills which are required for employment in the 21st century. मतलब कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सोसाइटी में जो आप डिग्रीज एकेडमिक डिग्री आप डिग्रीज होल्ड भी कर रही हैं ना वो स्किल्स के बगैर है. और स्किल्स के बगैर जो आपकी डिग्रीज हैं वो रिक्वायर्ड ही नहीं है. 21st सेंचुरी की जो है ना आप कह सकते हैं डिमांड 21st सेंचुरी में. ठीक है आजकल की वो नहीं है. ठीक है आजकल की डिमांड जो है वो स्किल्स है. ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में आपको स्किल्स की डिमांड है. आज ही आप लोग गूगल कीजिएगा आपको पता चलेगा 21st सेंचुरी में किस टाइप की आपको स्किल्स की रिक्वायरमेंट है. कम्युनिकेशन स्किल्स है, स्किल्स की रिक्वायरमेंट है. उसके अलावा आपको पास मैनेजमेंट होनी चाहिए, आपको एडवर्टाइजमेंट करनी आनी चाहिए, आपको पब्लिक डीलिंग आपको आनी चाहिए. तो बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो कि आपको डिग्रीज में नहीं सिखाई जाती, वो आपकी जॉब के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं. तो ये सब चीजें हैं. द प्रॉब्लम्स ऑफ हायर एजुकेशन आर नॉट लिमिटेड टू अ फ्यू
देयर इज अ होल प्लॉथरा ऑफ इश्यूज। वो कह रहे हैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम नहीं है, लिमिटेड नहीं है। और आ फ्यू बेटा नेगेटिव वर्ड है, मैंने बताया था जब मैंने फ्यू और आ फ्यू का डिफरेंस बताया था कि आ फ्यू नेगेटिव के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद देखेंगे देयर इज अ होल प्लॉथरा ऑफ इश्यूज व्हिच मार द परफॉर्मेंस ऑफ हायर एजुकेशन व्हिच रिक्वायर्ड इमीडिएट रिड्रेसल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कितनी खूबसूरती से अपने पूरे टॉपिक को इंटरप्रेट किया है और हमने बताया है कि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन इनको इमीडिएट रिड्रेसल की जरूरत है, रिड्रेसल रेमेडीज की जरूरत है, सॉल्यूशंस की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन का पैटर्न इससे बिल्कुल डिफरेंट है। इंट्रोडक्शन के पैटर्न का जो मैंने आप लोगों को बताया था तरीक़ाकार, वो इससे बिल्कुल चेंज था। उसमें हमने पहले हुक देना था, उसके बाद हमने अपनी पूरी आउटलाइंस को डिस्क्राइब करना था, जिस्ट ऑफ आउटलाइंस को, और उसके एंड पे हमने अपनी थीसिस स्टेटमेंट को देना था। ठीक है, लेकिन आपके पास इसका जो आपका तरीकाकार है, यहाँ पे हमने टू द पॉइंट इशू को डिस्कस किया है, इशू को टारगेट किया है, उसको डिफाइन किया है और उसको बताया है एंड पे कि आप इसको रिड्रेसल कर सकते हैं, इसको इमीडिएटली रिड्रेसल करने की ज़रूरत है ताकि हम अपने जो भी हमारे इश्यूज हैं उनको उनके ऊपर जो है ओवरकम कर सकें, उनको मिटिगेट कर सकें। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे बताइएगा अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी कंफ्यूजन है। चेस पीछे आपने भी हैंड रेज किया था और आप लोग प्लीज अपने ओरिजिनल नाम से ज्वाइन किया करें। अब चेस आपका नाम तो नहीं है, आपका नाम शायद इससे कई गुना ज्यादा प्यारा हो, लेकिन आपने चेस के नाम से ज्वाइन किया होगा, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपने ओरिजिनल नेम से क्लास 10 किया करें। किसी का कोई क्वेश्चन है तो अब आप कर सकती है। एनीवन स्टूडेंट्स, कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी पॉइंट पे तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हो। ग्रुप में मैंने शेयर कर दिए थे पास पेपर्स आप सबके लिए। आप लोगों ने साथ साथ अपनी प्रैक्टिस लाजमी करनी है और साथ साथ आपने अपनी असाइनमेंट जो है वो सबमिट करनी है। आज आई थिंक क्रंच पैराग्राफ सबको क्लियर है। असाइनमेंट दोबारा बता देती हूँ बेटा, लास्ट क्लास में भी बताई थी कि आप लोगों को मैंने जब आउटलाइंस का मेथड करवाया था, कह लें कि परमानेंट आउटलाइंस करवाई थी ना, कि जो आप कह लें मेन आउटलाइंस आप कैसे बना सकते हैं। तो वो मेन आउटलाइंस आपने बना के किसी भी दो इशू बेस्ड ऐसे पे मैंने आपको जो पास पेपर सेंड किए थे वो इसीलिए किए थे कि दो मिनिमम आप मेन आउटलाइंस बनाएं। और आज आप ऐसा कीजिएगा, साथ में मेन आउटलाइंस आपने बना लेनी है, साथ में आपने क्रंच पैराग्राफ लिख लेना है। लेकिन क्रंच पैराग्राफ आप पूरी की पूरी आउटलाइंस बनाए बगैर नहीं कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन सॉरी, क्रंच पैराग्राफ लिखा जा सकता है, तो क्रंच पैराग्राफ लिख लीजिएगा। मेन आउटलाइंस जब कंप्लीट आपको मैं बनाना सिखा दूंगी, पुराने बच्चों को तो आती हैं, जिनको आती हैं वो बना सकते हैं, वो इंट्रोडक्शन भी बनाएंगे, वो क्रंच पैराग्राफ भी बनाएंगे। ठीक है, वो पुराने कोई से भी एक टॉपिक उठा ले, जिन्होंने इंट्रोडक्शन की क्लास भी अटेंड की है। आपदा, नरगिस, आप लोगों को बच्चे पूरी आउटलाइंस भी डेवलप करनी है, एक इंट्रोडक्शन भी लिखना है, एक क्रंच पैराग्राफ भी लिखना है। तो ये साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो कह लें कि एक सेशन लेने का बेनिफिट है ना, वो वर्थफुल रहेगा आपके लिए। बेटा क्रंच पैराग्राफ मैंने आपको अभी तो बताया है कि क्रंच पैराग्राफ ओवरव्यू पैराग्राफ है। मुजम्मिल, आपने क्लास बहुत लेट ज्वाइन की है ना। ओवरव्यू पैराग्राफ होता है और ये आपकी इंट्रोडक्शन के बाद आता है। सेकंड पैराग्राफ है आपके ऐसे का, इसमें आपने टू द पॉइंट ऐसे को डिस्कस नहीं करना, मतलब पूरे के पूरे ऐसे को नहीं डिस्कस करना, बल्कि सिर्फ टॉपिक को एलैबोरेट करना है। देखिए आपके सामने एग्जाम्पल दिया कि हमने हायर एजुकेशन की प्रॉब्लम्स को बताया और रिक्वायरमेंट्स, मतलब उसकी रेमेडीज को हमने बताना। तो लास्ट में हमने सिर्फ एक लाइन में उसकी रेमेडीज को बता दिया कि इसको रेमेडीज की जरूरत है, रिड्रेसल की जरूरत है। और पूरे टॉपिक के अंदर हमने ना उसके कोई कॉजेज बताए हैं, सिर्फ एक मेन कॉज डिस्कस किया कि वो क्राइमिंग बेस्ड हमारी एजुकेशन है, स्किल बेस्ड नहीं है, क्रिटिकल एनालिटिकल स्किल्स नहीं है, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। ये सब चीजें हमने मेंशन की हैं यहाँ पे।
लेकिन हमने पूरे के पूरे ऐसे में जो डिस्कस करना है, जो भी आर्गुमेंट्स हमने ऐसे में करने हैं वो यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ टॉपिक को इंटरप्रेट करेंगे। आई होप सो बेसिक आइडिया आपको हो गया होगा, अदरवाइज रिकॉर्डिंग में आपके साथ शेयर कर दूंगी, आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा। मैडम वो बाकी रिकॉर्डिंग भी दे दीजिएगा एसए की। बिल्कुल मैं करती हूँ। असल बच्चे आप इंट्रोडक्शन की रिकॉर्डिंग है, हमने की थी। And this was all about today's lecture. See you next time. And remember to like the video, subscribe to the channel, and press the bell icon for the latest updates. And share it with your friends. You can also contact us via the email address mentioned on the screen. Thank you.